नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए सीधे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज हमें पढ़नी है। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो क्लास हमारी होती है, ये आपकी जो भी परीक्षाएं आगामी है, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा है, चाहे आपकी लोअर पीसीएस की परीक्षा है, कोई परीक्षा है, सभी परीक्षाओं के लिए हमारी क्लास क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। तो आइए बिना देरी के हम क्लास की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि हम लोग लाइव सेशन लेते हैं, 4 बजे मैं सेशन लेता हूं, लेकिन अभी मैं दोपहर में ले रहा हूं। 23, 21, 22 के बाद जो है शाम 4 बजे हम लोग लगातार आपसे जुड़ेंगे और वहां पर सारी चीजें डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। नंबर 1, पहले कल मैंने प्रश्न पूछा था कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि उस समय क्या कारण था, किसका, 1857 के रेवोल्यूशन का। उस समय क्या कारण था? उस समय जो मेन कारण था वो था भाई आपका क्या, कारतूसों में चर्बी का उपयोग। हालांकि अगर आप इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे 1857 के रेवोल्यूशन की, तो कई सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? यही था। एक ये इसको आप कह सकते हैं कि चिंगारी का काम जो है इसने किया था। किसने? चिंगारी का काम। बाकी अगर आप अन्य कारकों की बात करेंगे, कारणों की बात करेंगे, तो आप देखेंगे किसानों की दुर्दशा, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का एक तरीके से प्रभाव ज्यादा होना, और किसानों को लेकर के बहुत सारी जो है दिक्कतें उस समय थी तात्कालिक कारणों में अगर देखा जाए तो। इसके अलावा विदेशी जो चीजें थी, संस्थाएं, उनका प्रभुत्व था, ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व था, और धार्मिक कार्यों में जो है बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था। ऐसे प्रमुख कारण उस समय इस 1857 के विद्रोह के कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारणों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला कारण आपको सबसे पहले दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का पहला उत्तर, पहला प्रश्न, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन का मुद्दा। ये एक बड़ी बात है भारत जैसे देश में, जहां पर हम एक और विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। वहां पर एक तो महिलाओं का विरोध महिलाएं करती हैं, ऑटोमेटिक आजकल हो गया है केस। ठीक है, दूसरा, पुरुष जिसकी सोच पितृसत्तात्मक है, पिट्राची जो सोसाइटी है, वो अपने उस विचारों से क्या हुई है, सही नहीं हो पाई है। आप एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल देखिए, जिसको हम जननायक या एक तरीके से अपना जननेता चुन करके हम पार्लियामेंट में भेजते हैं कि वो हमारे उद्देश्यों के लिए, हमारे भलाई के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, वर्तमान सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में देने के लिए, आप जानते हो कि वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। उसके तहत नई जनगणना के अनुसार परिसीमन में चेंजेस करना था और वर्तमान 550 जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं उससे बढ़ाकर के उनकी संख्या लगभग 800 समथिंग करना था। यानी कि महिलाओं को दरअसल क्या करना था, आरक्षण देना था 33% का लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में। लेकिन यह बात हमारे देश के सो कॉल्ड जो संभ्रांत लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको ये बात नागुजार गुजरी कि भाई महिलाएं हमसे आगे कैसे जा सकती हैं, महिलाओं का प्रभुत्व हो गया तो हम कैसे जिएंगे, है ना। प्रधानी के इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो चुनाव किसका होता है, ऑफिशियली नाम किसका होता है, महिला का होता है, लेकिन लड़ते कौन, उनके भैया जी लड़ते हैं या उनके हस्बैंड लड़ते हैं चुनाव, उनके नाम पर लड़ा जाता है। चूंकि यहां पर पार्लियामेंट में सीधे उनको बैठना था एक तरीके से देखा जाए तो यह बात जो है पार्लियामेंट में जो हमारे सो कॉल्ड जो नेता होते हैं, जो बड़े पढ़े लिखे अपने आप में होते हैं, जो देश के विकास के लिए चुने जाते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठ करके विधेयकों का निर्माण करवाते हैं, ऐसे सांसद नेता, ऐसे लोगों को महिलाओं का आरक्षण दिया जाना सही नहीं लगा, उचित नहीं लगा। और यह बिल जो सरकार ने लोकसभा में पारित किया था, वह जो पारित करने के लिए जो टोटल जो एक तरीके से जो संख्या बल चाहिए होता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई और वह बिल पास नहीं हो पाया। अब आप सोचिए कि आपके देश के नेता, आपके देश के सांसद महिलाओं के कितना विरोध में हैं। आप इसकी कल्पना इस विधेयक के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, फला ढिमका बनना चाहते हैं, कोई युवा, कोई यूथ एक अच्छा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है। ध्यान रखिएगा, जब तक एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा संस्कारी व्यक्ति जब तक पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करेगा, तब तक संसद में बैठे ये नेता हमारे साथ और हमारे देश की महिलाओं के साथ इसी तरीके से गद्दारी का काम करते रहेंगे और देश सुधरेगा नहीं कभी। सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इस बिल का गिरना इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे
सबसे बड़ी बात है, अगर ये कोई आम नागरिक करता गांव का या कोई शहर का, एक बात कहती कि उसकी बुद्धि नहीं है। आप देश के सांसद हैं, आप ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको देश की जनता ने चुना है। किसके लिए? जनता के लिए, अपने लिए। कहा जाता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन आप ना किसी के लिए कार्य करते, आप सिर्फ अपने अस्तित्व के विकास के लिए और अपने अस्तित्व के लिए काम करते हैं। इसीलिए यह विधेयक जो है क्या हुआ, नहीं पास हुआ। अप्रैल 2026 में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में संविधान का कौन सा बिल था? ये 131वां बिल था, 131 विधेयक 2026, कॉन्स्टिट्यूशन 131 फर्स्ट विल अमेंडमेंट बिल। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के परिसीमन को क्या करना था? सुविधाजनक बनाना और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करना था। हालांकि 17 अप्रैल 2026 को मतदान में विधेयक लोकसभा में आवश्यक 2/3 की जो मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, इस मेजॉरिटी को प्राप्त करने में क्या रहा? विफल रहा। और ऐसे में यह विधेयक जो है क्या हुआ? डाउन हो गया, यानी कि गिर गया अपने आप में। ठीक है, आप जानते होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि जो आपका जो ये अमेंडमेंट बिल होता है, उसको पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित, यानी कि जो प्रेजेंट लोग होंगे और जो मतदान करने वाले होंगे, मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी के साथ सदन के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लोकसभा में मतदान के दौरान कुल 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 489 का आंकड़ा प्रारंभिक रिपोर्टों में था, लेकिन कुछ पड़े मतों की संख्या 528 थी। विधेयक के पक्ष में कितने पड़े? 298 मत और विधेयक के विरोध में पड़े 223 मत। यानी कि ये भाई साहब लोग जो हैं, जो महान नेताजी लोग हैं, इन्होंने इस विधेयक के विरोध में वोट दिया। यानी कि 233 हमारे होनहार सांसद ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, हम इसके एंगेस्ट में हैं। ठीक है, जब एनआरसी आती है या जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं होती हैं, तो यही लोग, यही देश के सांसद लोग जो है अपने ही सरकार पर और अपने ही देश के आर्मी पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और यही लोग जो अपने आप को हितैषी समझते हैं, यही लोग इन्होंने कहा कि नहीं, महिला बिल जो है क्या करते हैं, पास नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए कि हमारे देश के सांसद लोग कितने होनहार हैं और कितने बेहतर हैं, और हमने कितने सुंदर वोटों से इनको नवाज करके हमने इनको पार्लियामेंट में भेज दिया कि भाई साहब आप उद्धार कीजिएगा। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब ये बात मैंने सुनी तो अंदर से एक बड़ी ग्लानि महसूस हुई, अंदर से बड़ा दर्द महसूस हुआ कि महिलाओं के लिए कोई खड़ा होने वाला दरअसल आजकल है वह नहीं, सिर्फ किताबी बातें होती हैं और किताबों में ही चीजें जो है चलती रहती हैं केवल, है ना। क्या किया जाए? चूंकि विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकसभा में अब चूंकि 352 मत जो है प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन आंकड़ा ये छू नहीं पाया और अल्टीमेटली क्या हुआ, इसे अध्यक्ष जो लोकसभा ओम बिरला जी ने इसको क्या कर दिया, जो है इसको खारिज कर दिया। संविधान 131वां विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधान की हम बात करें तो लोकसभा के आकार में वृद्धि इस संशोधन के माध्यम से, यानी कि लोकसभा के आकार में वृद्धि करना था। इस संशोधन के माध्यम से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को 550 से बढ़ा करके 850 करने का प्रस्ताव था, जिसमें महिलाओं को 33% का मेजॉरिटी, इसमें मतलब इनको आरक्षण दिया जाना था। ठीक है, राज्यों से 815 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य चुने जाने का क्या था, इसमें प्रावधान था। परिसीमन पर लगी रोक या विधेयक नवीनतम जनगणना, जिसके आंकड़े अभी प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर नए सिरे से परिसीमन करने की अनुमति देता है। इससे 2026 तक परिसीमन पर लगी पिछली रोक समाप्त हो जाती। महिला आरक्षण का कार्यान्वयन 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसका लागू होना अगले परिसीमन पर क्या था, निर्भर था। 131वें संशोधन का उद्देश्य इस प्रक्रिया को गति देना था। अगर 131 अमेंडमेंट हो जाता तो ये जो नारी शक्ति बंधन जो ये प्रक्रिया था, इसमें क्या होते, पर लगते और ये आगे बढ़ जाता और महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। संबद्ध विधेयक 131वें संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने के कारण संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे जुड़े 2 अन्य अहम विधेयकों को भी पारित करने के लिए पेश नहीं किया। जब 131 पास नहीं हुआ तो फिर इससे जुड़े हुए 2 विधेयक थे, उसको भी नहीं रखा गया, क्योंकि उसी संबद्धता थी इसकी। पहला क्या था, परिसीमन विधेयक 2026,
यानी कि यह विधेयक परिसीमन अधिनियम 2002 को निरस्त करने और सीटों के पुनर्संयोजन के लिए एक नए परिसीमन आयोग का गठन करना था। यानी कि नए सिरे से नए परिसीमन करके, और चूंकि जनगणना अब जो है भाई अभी हो ही रही है और उसमें तो चीजें भाई ज्यादा क्षेत्र बढ़ गया है, तो अब सांसदों की आवश्यकता थी, उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन अब यह भी नहीं पेश किया क्योंकि इसका संबंध भी इसी से था, तो इसको भी रोक दिया गया। प्लस केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026, इसको भी रोक दिया गया, इसको भी नहीं पास कराया गया। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर आदि की विधानसभाओं में सीटों के महिला आरक्षण को समायोजित करना था। लेकिन जब ये 131 ही नहीं पास हुआ तो इस विधेयक का यानी कि परिसीमन विधेयक 2026 का और इस बिल को फिर सरकार ने इसमें जो है नहीं रखा लोकसभा में, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ था। जब 131 अमेंडमेंट बिल पास हो जाता तब इसको भी पास करा दिया जाता, लेकिन पहले मामला अटक गया तो चीजें रह गई अपने आप में। ठीक है, चलिए खैर, अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न आपके सामने। नंबर 1, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। नंबर 1, इसका एक प्रमुख उद्देश्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाकर के 850 करना था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह विधेयक लोकसभा में साधारण बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण, जो नहीं साधारण बहुमत नहीं भैया, 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए थी अपने आप पे, विशेष बहुमत की आवश्यकता थी इसलिए। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, ये सही है, केवल एक हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर बॉस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में श्री हरिवंश का लगातार तीसरी बार निर्वाचन अभी हाल ही में हो गया है। आप जानते होंगे जो गोगोई साहब थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, और आप जानते होंगे राज्यसभा में सरकार 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जो है क्या करती है, एक उसके बाद प्रावधान है मनोनीत करने का। एक होता है इलेक्ट करना, एक होता है मनोनीत करना, अपॉइंट करना अपने आप पे। ठीक है, 17 अप्रैल 2026 को जनता दल यूनाइटेड से जुड़े सांसद कौन, श्री हरिवंश नारायण सिंह को सर्वसम्मति से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं भाई साहब, उपराष्ट्रपति होते हैं, जानते होंगे, है ना, और सभापति के अलावा एक उपसभापति भी होते हैं, अभी आप जानते होंगे। ठीक है, सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उच्च सदन के उपसभापति के रूप में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया। इससे पूर्व श्री हरिवंश का राज्यसभा सदस्य और उपसभापति के रूप में कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया था, जिसके कारण यह संवैधानिक पद रिक्त हो गया था। ठीक है, आप जानते होंगे। अब देखो, ये आर्टिकल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, इसको जरा सुनिएगा ध्यान से। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज का यानी कि 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का अधिकार है। आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे। ठीक है, अच्छा, एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया भाई, सावधान रखिएगा उसको, है ना। 16 मार्च 2026 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के कारण एक मनोनीत सदस्य का पद रिक्त हुआ था। इसी रिक्त पद को भरने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में नामित किया, जिसके पश्चात पुनः उपसभापति चुने गए। कुछ मेंबर क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं चुनाव के द्वारा, और कुछ मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेट किया जाता है, ध्यान किएगा। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा में 12 मेंबरों को जो है नॉमिनेट करने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 89 भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 89 क्लॉज 2 के यह प्रावधान करता है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति क्या करेगी, चुनेगी। ठीक है, पहला मनोनीत सदस्य प्रमुख समाचार पत्रों के आधार पर आप देखेंगे तो संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार श्री हरिवंश का यह निर्वाचन ऐतिहासिक है, क्योंकि वे राज्यसभा के उपसभापति के आसन पर बैठने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। यानी कि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मनोनीत हुआ हो और वह उपसभापति बना हो, लेकिन हरिवंश जी अब ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो नॉमिनेटेड पहले उपसभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये डेटा क्या आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। देखो, अब माना कि आप पहला फैक्ट पढ़ के निकल जाते करंट अफेयर्स में, तो ये फैक्ट आपका छूट जाता है, ये सारे आर्टिकल छूट जाते हैं। इसीलिए मैं करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल्स में कराता हूं। आप लोग बहुत लोग बोर हो जाते होंगे, अरे सर क्या कराते रहते। भाई साहब, एक एक चीज मेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका मेरे करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत करके बनाता हूं, आप लोग पढ़ते नहीं है, व्यूज आते नहीं, पता नहीं क्यों, क्या करते हैं आप लोग।
अब जब एग्जाम आएगा तो वही फिर से वही बात मैं भी कहूंगा, आंख वाली, नाक वाली, कान वाली, पेट वाली, पीठ वाली, पैर वाली, उंगली वाली, बाल वाली, है ना, आईब्रो वाली, तब आप जो है उठा के पढ़ोगे किताबों। अब 10 इतनी मोटी किताब आएगी, 10 दिन का टाइम मिलेगा, हड़बड़ पढ़ोगे, फिर सत्यानाश हो जाएगा सारा एग्जाम का, क्या कीजिएगा। लेकिन आप लोगों को बात समझ में आती है, जब तक कोई ना समझाए आपको कोई चीज, समझाने के बाद भी नहीं समझ आता क्या कीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। बस इसको छोड़ सकते हैं आप। इनके संसदीय अनुभव के बारे में यहां पे लिखा गया है। चलिए बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में श्री हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा में किस निवर्तमान सदस्य के स्थान पर जो है मनोनीत किया गया। ए ऑप्शन सुब्रमण्यम स्वामी, बी स्वपन दास गुप्ता, सी रंजन गोगोई और डी महेश जेठमलानी। सिंपल सी बात है, पूर्व सीजीआई जो है रंजन गोगोई जी, उन्हीं के स्थान पर इनको मनोनीत किया गया है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई। चलो अभी हाल ही में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें एक बढ़ोतरी दिखाई दी है और यह अपने आप में बड़ी बात है। पश्चिम एशिया में जो जियो पॉलिटिकल जो एक तरीके से जो उठापटक है, बावजूद इसके अभी हमने हाल ही में क्या किया है, अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में क्या की है, बढ़ोतरी की है। और यह भारत देश के विकास के लिए क्या बहुत जरूरी है। हमारे पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, हम उतना ही ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। और अभी के नवीनतम आंकड़े यह बताते हैं कि हमने इसमें तेजी के साथ वृद्धि की है, बावजूद इसके कि जहां एक और पश्चिम एशिया जैसे देशों में एक बड़ा जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यानी कि आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। 10 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.825 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 709.946 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, तो यह एक बड़ी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। उसके पहले यह वृद्धि आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है भाई। उतार चढ़ाव का कुछ कारण भी है। फरवरी के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर था। हालांकि इसके बाद पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिक्स जो है टेंशन के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आई। इस दौरान भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा और इसके मूल्यह्रास, ठीक है, को रोकने के लिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। आरबीआई ने बाजार में डॉलर की बिक्री की, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ हफ्तों तक गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, और जो वर्तमान वृद्धि का क्या कारण है, वर्तमान रिपोर्टिंग सप्ताह में भंडार में वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण विदेशी मुद्रा संपत्तियों में होने वाली बढ़ोतरी है। ठीक है, प्रमुख घटक इसके क्या हैं, उनके नवीनतम आंकड़े। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से 4 घटक शामिल होते हैं, जिनमें से 2 प्रमुख घटकों के लिए हालिया आंकड़े क्या है, निम्नलिखित है। नंबर 1, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, अभी हमने चर्चा की इस पे। यह कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। क्या, विदेशी मुद्रा संपत्तियां इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूछ सकता है एग्जाम में कि हमारे कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है, आप कहेंगे विदेशी मुद्रा संपत्तियों का होता है। इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड, येन और जैसी अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मूल्य में होने वाली उतार चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एफसीए यानी कि विदेशी मुद्रा संपत्तियां 3.127 अरब डॉलर बढ़कर के 555.983 अरब डॉलर हो गया है अपने आप में। ठीक है, दूसरा, स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार के विविधीकरण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्वर्ण भंडार महत्वपूर्ण है। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के स्वर्ण भंडार में 601 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जिससे कुल स्वर्ण भंडार 1 to 1 मतलब 121.343 अरब डॉलर हो गया है। तो ये 2 फैक्टर जो है आपके यहाँ के रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक के रूप में। अब जाएगा प्रश्न आपके सामने छोटा सा, चलो बताइए भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भू राजनीतिक दबाव या तनाव, जैसे कि पश्चिम एशिया के संकट के दौरान जब भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ता है और इसके मूल्य में भारी गिरावट की आशंका होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सामान्यतः कौन सा कदम उठाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, लेकिन अब चूंकि रट्टा फिकेशन वाले आप तोता रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे अरे सर बहुत कठिन सर पेपर आया, सर एकदम बर्बाद हो गया सर मैं। अब इसीलिए बर्बाद हो जाते हो बॉस, क्योंकि पढ़ते नहीं हो सही से आप। चक्कर ये होता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि 1 लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ोगे बॉस, नहीं कर पाओगे एग्जाम, सीधी सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का।
तो क्या कारण है? नंबर एक, बाजार में भारी मात्रा में डॉलर की खरीद करना, अपने विदेशी मुद्रा भंडार से बाजार में डॉलर की बिक्री करना, व्यावसायिक बैंकों की आरक्षित विधि अनुपात को शून्य करना, स्व भंडार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरवी रखना। क्या हो जाएगा? आई थिंक बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक संकलन और भारत में पैटर्न परिचय का विमोचन अभी हाल ही में किया गया। किसके द्वारा? जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, कौन? सुमन बेरी जी हैं। अच्छा, नीति आयोग, नीति आयोग, इस पर कई बार प्रश्न बनता है। एक तो नीति आयोग पर मुख्य प्रश्न बनता है कि नीति आयोग क्या है, क्या इसके प्रमुख कारक हैं, कारण हैं, और कई बार नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई साहब। ठीक है, तो ये और इसकी स्थापना वगैरह पूछ लेता है। जैसे पहले नीति आयोग के स्थान पर पहले क्या था? योजना आयोग था। क्या? योजना आयोग की समाप्ति करके नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसके परमानेंटली अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष एक व्यक्ति और होता है, अलग से होता है, जो कि क्या है फिलहाल सुमन बेरी है। इन्होंने ही नई दिल्ली में दिव्य भारत, क्या? दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक, ठीक है, नामक एक विस्तृत संकलन का विमोचन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों यानी कि जो सिटीजन्स है इंडियन और वैश्विक यात्रियों को एक संरक्षित और आकर्षक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत के विविध पर्यटन प्रदेश का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है कि भाई क्या पर्यटन की संभावना है और क्या क्या पर्यटन में है। यह व्यापक पर्यटन गाइड के रूप में कार्य करता है, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष भर चलने वाले पर्यटन कार्यक्रमों, त्योहारों और मेलों का विशेष विवरण दिया जाता है। यानी कि अगर आपको इंडियन टूरिज्म के बारे में एग्जैक्टली मालूम करना है तो ये जो विमोचन अभी हाल में किया गया संकलन, ये आपके लिए क्या रहेगा? आपके हितकारी होगा अपने आप में। और वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, पर्यटन पर, ठीक है, भारत की पर्यटन नीति, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति, एक चीज पॉइंट, राष्ट्रीय पर्यटन नीति, ठीक है, और भाई साहब दूसरा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति। इस पर जो है खूब सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इनको क्या कीजिएगा? रेडी कर लीजिएगा। और ये आपके क्या है? मेंस के टॉपिक हैं आपके, ठीक है, पीसीएस के भी और आपके आईएएस के भी। पर्यटन नीति पर, पर्यटन पर कौन कौन सी योजनाएं आदि लागू गई हैं, तो मेंस के साथ साथ में यहां पर प्री में भी आप एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भाई साहब बैठे मत रहो ऐसे, जीवन गुलगप्पा मत बनाइए अपना अपना, ठीक है, जो कहता है उसको नोट कर लिया करिए। मेरी हर एक बात आपकी परीक्षा से समाहित होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको नोट कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले ही टॉपिक मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि हमारे सांसद ही देश जो है देश के महिलाओं के क्या है खिलाफ है, एक तरीके से यह प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में ऐसा एक 131वां अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, लेकिन संसद में पास नहीं हो पाया। इसके प्रमुख तात्कालिक या इसके कारणों का विमोचन कीजिए, मतलब उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे किस प्रकार से समाज में अभी क्या है, अभी पेट्राची सोसाइटी की जो है एक जो थिंकिंग है वो अभी बनी हुई है, आप उसको लिखेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये आप एक एक बात जो है ध्यान से सुना करिए, मेरी कोई बात मेरी आउट ऑफ क्लास नहीं होती भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, सब कुछ आपके लिए होती है, ठीक है। तो ये अभी इसका विमोचन किया गया है, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध जो भी आपके ऐतिहासिक स्थल होते हैं, विरासत स्थल, सांस्कृतिक परंपराओं, क्षेत्रीय व्यंजनों और हस्तशिल्प के साथ साथ में उन पर्यटन स्थलों को भी उजागर किया गया है जो अब तक पर्यटकों की नजरों से काफी हद तक छिपे थे। यानी उन स्थलों को भी इस संकलन में शामिल किया गया है जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है और एक से एक पर्यटन स्थल है जिनकी प्रसिद्धि, जिनका ऐतिहासिक महत्व बहुत है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से, इस संकलन के माध्यम से हम उन पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका लक्ष्य लोगों को भारत के भीतर अधिक से अधिक यात्रा करने और देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को सार्थक तरीके से अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। नीति आयोग और राज्यों की भूमिका, ठीक है। अब इसमें जो है अलग अलग प्रकार के राज्य भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करेगी, बस ये लिखा है इसमें, ठीक है। बाकी इसको छोड़ सकते हैं आप। पर्यटन मंत्रालय की कुछ पहले हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे अपना देखो अपना देश, एक पहला। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
इसमें क्या होता है, यह पहल भारतीयों को अपने ही देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति का पता लगाने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर। ये एक योजना है अपने आप में, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय, क्या, देखो अपना देश, ठीक है। दूसरा, स्वदेश दर्शन योजना, इसके बारे में आप जानते होंगे, बड़ा फेमस है। यह योजना पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास, ठीक है, के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो 2 पर्यटन योजना हो गई आपकी, स्वदेश दर्शन योजना हो गई, ठीक है। अब बताइए भैया आप लोग इस पर प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? संस्कृति मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या फिर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा? किसके द्वारा? आसान है, नीति आयोग। बस क्या हो जाएगा, नीति आयोग, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है बस। चलिए, विश्व यकृत दिवस भाई साहब ही चर्चाओं में रहा है आपका, और विश्व यकृत दिवस आपका हर साल 19 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। कब ये मनाया जाता है, कब आपका 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल। आप जानते होंगे कि अगर आपका लिवर नहीं सही है, यकृत जिसको हम बोलते हैं, तो आपको बहुत प्रकार की बीमारियां आती हैं। तब आप फिर लिवर 52 पियोगे, फिर है ना, क्या कीजिएगा, आप ये जो जंक फूड खाते हैं ना, मोमोज, चाउमीज, पिज्जा, बर्गर, स्प्रिंग रोल, है ना, फ्रेंच फ्राइज, जाने क्या क्या, ये सब कैंसर कॉजेज होते हैं। आप सब कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, जान लीजिएगा बॉस। इससे आपको कैंसर और हार्ट अटैक होने के सबसे बड़े ज्यादा चांस होते हैं। आजकल आप देख पा रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। लोग दोस्त किसको दे रहे हैं, कोरोना वैक्सीन लग गई थी, बर्बाद हो गए हम लोग। फर्जी बातें हैं। आप ये जो कचर पचर दिन भर जो खाते रहते हैं, यही है। आज गांव की गली से लेकर के शहर की गलियों तक अगर आप देखेंगे, हर ठेले पर कम से कम 8, 10, 15, 20 लोग आपको भीड़ लगाए चम्मच कटोरे लिए गोलगप्पे गप खाते हुए और चाउमीन पिज्जा खाते हुए दिख जाएंगे आपको। इतनी धूल, इतनी डस्ट पड़ती है उस ठेले पर, इतना घटिया सामान उस पर पड़ता है, न जाने क्या क्या उसमें छिपकली पड़ गई कि चूहा घुस गया उसमें, कि जाने क्या क्या हो गया, नहीं पता आपको। आप खाते हो, आपने अपने घर के ताजा भोजन को आपने छोड़ करके आपने क्या खाना शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट का, स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा। आपको लगता है आप ऑर्डर करते हैं, जो खाना 50 रुपए का, 40 रुपए का होता है, वो स्विगी जोमेटो पर आपको 300, 400, 500 रुपए मिलता है। बड़े चाव से खाते हो। बीबी ने या मां ने अगर खाना बनाया, उसमें से हल्का सा नमक अगर ज्यादा हो जाता है, एकदम फ्रेश खाना बनाएंगी वो, लेकिन अगर हल्का सा नमक ज्यादा हो जाता है आपकी वाइफ के हाथ से, आपकी मां के हाथ से, तो आप झन्ना जाते हो, खाने की थाली फेंक देते हो, या सुबह का खाना आप शाम को नहीं खाते हो, झल्लाते हो अपने घर की पत्नी पर, अपनी मां के ऊपर, या अपनी बहन के ऊपर। लेकिन वही खाना आप 1000 रुपया देकर के रेस्टोरेंट से खाते हो, मंगा करके स्विगी जोमेटो से, या रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, जो कि जिसमें प्रिजर्वेटिव जुड़ा होता है, और जो चावल, जो पनीर, जो आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, वो सब रेडीमेड बना होता है, पहले सब पैक्ड रहता है, सब बनी बनाई पैकेटों में। जैसे घर में हम चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, चावल लेते हैं, उसको धुलते हैं, कुकर में डालते हैं, फिर बनता है। लेकिन नहीं, जो रेस्टोरेंट में जो चावल होता है वो ऑलरेडी पहले से फ्राइड रहता है, पहले से फ्राइड चावल रहता है, बस उसको केवल डाल के गर्म करके देना होता है आपको। पहले से ही आप जो है क्या कहते हैं, जो फिर राइस वाइस खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज और पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ बना बनाया रहता है। 3-4 दिन पुरानी ग्रेवी बनी बनाई डाल के फ्राई करके दे देते हैं आपको गर्म करके, और आप बड़े चाव से उसको खाते हो। यही आपके स्वास्थ्य का, आपके लिवर का खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, यही हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है, जो उसमें ऑयल यूज किया जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, खूब खाते हैं गचर बचर। मत खाया करिए भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कभी कभार मन करे तो एक अलग केस है, लेकिन आए दिन गप आप गोलगप्पे खाने चले गए, जो है खाने चले गए, इससे सत्यानाश हो जाएगा आपकी बॉडी का, ठीक है। और महिलाएं जो खाती है ना, ये इनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत हानिकारक है। आजकल एक आम समस्या आप देखते होंगे कि महिलाओं को जो है बेबी कंसीव उसमें करने में जो है क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन ही यही है जो आप करते हैं, ठीक है। इसलिए महिलाओं को अगर संतानोत्पत्ति करनी है एक तरीके से, तो ये जंक फूड खाना छोड़ देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, सब चीजें पढ़ी लिखी हैं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अम्मा पापा सभी लोग हमारे घर में मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, खुद की भी स्टडी है और घर वालों से भी पता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, मत खाइएगा। चलिए, तो 19 अप्रैल को क्या होता है, विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। यकृत शरीर में
500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है, 500 प्लस कार्य करता है फंक्शन, लेकिन आप क्या काम करते हैं, उसी लीवर को बर्बाद कर देते हैं, कचर पचर कचर पचर। अब आपका एक स्टमक है आपका, ठीक, अब आप देखिए भाई साहब क्या काम करते हैं आप, गजब प्राणी है। ये आपका क्या है, ये आपकी जो है बक्कल की पट्टी, फिर आपका यहां पर ऐसा करके ये आपका स्टमक हो गया। यहां पर क्या करते हैं आप, यहां से क्या डालते हैं, ठीक है, ये आपका मुंह हो गया, माउथ हो गया। यहां से आपने डाला, क्या डाला, पहले डाला आपने जो है क्या कहते हैं पिज्जा, पिज्जा डाला आपने, ठीक है। फिर पिज्जा के ऊपर आपने बड़ा ठंडी ठंडी क्या कर दी, कोल्ड ड्रिंक डाल दी आपने, क्या ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक डाल दी एकदम से, ठीक। फिर उसके ऊपर क्या हुआ, आपने थोड़ा सा स्प्रिंग रोल डाल दिया, फिर इसके ऊपर स्प्रिंग रोल हो गया एकदम से। फिर इसके ऊपर कुछ और लेके आए थे वो सब चाइनीज आइटम कोई, फिर वो भी आपने इसके ऊपर डाल दिया। अब ये सब घचर पचर घोच पर कोल्ड ड्रिंक, फिर इसी में चाय भी घुसर दिया, इसी में गरम ठंडा स्पाइसी सब एकदम सड़ रहा है इसमें, पेट में आपके सड़ रहा है एकदम से, लुगदी बन गया एकदम से, एकदम कितना गंदा कितना घटिया आप खा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, एकदम सड़ रहा है आपके पेट में सब। भाई साहब मत खाना, ठीक है, ये बर्बाद हो जाओगे आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मत करना ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें मेटाबॉलिज्म, क्या, जिनमें मेटाबॉलिज्म, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि चयापचय का कार्य करता है, रक्त का ब्लड का प्यूरिफिकेशन, बाइल का निर्माण, बाइल का निर्माण कहां पर होता है, लिवर में होता है, और हानिकारक विषाक्त यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकलता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य कौन करता है, हमारा लिवर करता है। लेकिन आपने क्या काम कर रखा है, आपने तो पहले घटिया खाना खा रखा है भाई साहब एकदम से, तो क्या करोगे आप, फिर आप बर्बाद कर दोगे अपने लिवर को आप, है ना। चलिए, यकृत, लिवर और पोषण विज्ञान, चिकित्सा अनुसंधान और वैज्ञानिक अधिकरणों यानी कि मेडिकल रिसर्च के अनुसार यकृत को स्वस्थ रखने और हेपेटाइटिस, सिरोसिस या फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए औषधियों से अधिक निवारक भूमिका, प्रिवेंटिव रोल हमारे दैनिक आहार की होती है। कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ यकृत के प्रकृति के रूप में कार्य करते हैं। अब आज के छोटे छोटे बच्चे जो है उनको कहो हरी सब्जी खा लो, सिंपल दाल चावल घी दूध खा लो, नहीं खाएंगे। मम्मी मुझे मैगी खानी है, मम्मी मैगी लिखाएंगी, मम्मी भी खाएंगी चाप चाप, पापा भी खाएंगे चाप चाप और बच्चा भी खाएगा। मम्मी मुझे ये खाना है, दिन भर घटिया भर कर न जाने क्या कूड़ा कबड़ा खाते रहते हो। मैं भी खाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूं, सत्यवादी हूं, बहुत रेयरली खाता हूं, जब कभी घर जाता हूं तब खाता हूं, नहीं तो नहीं खाता ऐसे। वैज्ञानिक आधार, हरी पत्तियां, ग्रीन जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें आपका पालक है, मेथी है, सरसों है, ब्रोकली, ऐसी हरी सब्जियों में क्लोरोफिल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्लोरोफिल क्या करेगा, हमारे रक्त प्रवाह को, हमारे ब्लड फ्लो को क्या करेगा, पर्यावरण विषाक्त पदार्थों, रसायनों और कीटनाशकों को सोखने और बेअसर करने में क्या है, सक्षम है। यह रक्त को शुद्ध करता है जिससे यकृत पर विषैले तत्वों को छानने का अतिरिक्त दबाव कम होता है और उसकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। अगर आप ये क्लोरोफिल वाला खाना नहीं खाएंगे तो जो लिवर का फंक्शन है टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का, वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और आप किसी के लिमिट से ज्यादा प्रेशर उस पर डालेंगे तो क्या होगा, लिवर फट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे फिर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप क्लोरोफिल वाला खाना खाएंगे तो क्या होगा, लिवर का जो प्रेशर है टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने वाला वो कम रहेगा और मेंटेन रहेगी आपकी बॉडी अपने आप पे, ध्यान रखिएगा। लहसुन, गार्लिक, लहसुन में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर यौगिक और एलिसिन तथा सेलोनियम जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये क्या काम करेगा, सल्फर यौगिक यकृत के उन एंजाइम्स को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसके अतिरिक्त लहसुन के एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण यकृत को विभिन्न संक्रमणों और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। लहसुन खाने पर आपको हार्ट अटैक का खतरा भी कम रहता है। सुबह सुबह जब चना खाइए तो चना में लहसुन के 2-3 जो है पीसेस आप डाल दीजिए। नींबू और सिट्रिक फल जो होते हैं आपके, नींबू विटामिन सी और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है। कार्यप्रणाली, विटामिन सी शरीर में विषैले पदार्थों को पानी में घुलनशील यौगिकों में बदलने में मदद करता है जिससे उन्हें शरीर से बाहर निकालना आसान हो जाता है। साथ ही यह यकृत के पाचन की प्रक्रिया को तेज करता है जिससे अतिरिक्त वसा का संचय रुकता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा कम हो जाता है। तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल क्या करिए भाई साहब, ठीक है। अब इसी पर आ जाएगा प्रश्न। चलो, लहसुन यानी कि गार्लिक को यकृत में स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। लहसुन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यकृत एंजाइम को सक्रिय करता है? कैल्शियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम,
अभी हमने आपको बताया था कौन सा तत्व पाया जाता है इसमें, लहसुन में सल्फर पाया जाता है। हार्ट अटैक से बचने का तरीका भी क्या है, लहसुन अपने आप में, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न अलग अलग सब्जियों अलग अलग उस पर जो है आता है कि भाई इस सब्जी में या इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है और इसका क्या फंक्शन है। तो आप लोग इसको लूसेंट से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए, जलियांवाला बाग नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, आप जानते होंगे, जनरल डायर के आदेश के पर ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। 1919 की घटना थी। वर्ष 2026 में इस हृदय विदारक घटना के 107 साल जो है क्या हो गए, पूरे हो गए हैं। ठीक है, इस घटना के विरोध में आप जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, त्याग दी थी, और इसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश कर दिया था, पैदा कर दिया था। तो ये वाला फैक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा आता है। ठीक, चलिए बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ मनाई गई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। कौन सी थी ये? 100वीं, 105वीं, 107वीं, 110वीं? 107वीं, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल चर्चाओं में है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल को देश की पहली महिला सेना प्रमुख क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। ये बड़ी बात है अपने आप पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, नोट करिएगा। जुलाई 2026 से कार्यभार संभालेंगे वो। यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 125 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में किसी भी महिला ने इस सेना पद को नहीं संभाला। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी खबर है अपने आप में। ठीक है, कि महिलाओं के नेतृत्व को इस तरह बड़े स्तर पर वहां पर रखा गया है। ठीक है, चलिए। हमारे यहां पर तो 131 अमेंडमेंट बिल ही नहीं पास किया गया भाई साहब। इतने होनहार सांसद हमारे यहाँ के हैं। मन करता है ऐसे सांसदों को पकड़ा जाए और क्या किया जाए। अब समझ जाए क्या किया जाए सर साहब। बहुत गुस्सा आती है ऐसे सांसदों के ऊपर, है ना। कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए। गलती हमारी है ना, गलती हमारी है एक्चुअली में। क्या ऐसे ही नेताओं को हम चुनते हैं लालचवश। हमको कोई फ्री में हमको बिजली दे देगा, फ्री में हमको कोई पानी दे दे, फ्री में हमको ये दे दे। हम लालचवश ऐसे नेताओं को चुनते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और ऐसे नेता फिर हमारा ही क्या करते, सत्यानाश करते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल, जनरल कैथरीन पावेल, एडमिरल लिंडा सुलेवन, लेफ्टिनेंट जनरल मेगन वार्नोन? क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? ए इज द राइट आंसर, है ना, ए ये होगा। नेपाली नववर्ष और विक्रम संवत कैलेंडर। विक्रम संवत कैलेंडर यानी एक हिंदू पंचांग पर आधारित सौर कैलेंडर है। नेपाल में नया साल वैशाख 1 को मनाया गया। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने की थी और यह भारत के सांस्कृतिक कैलेंडर विक्रम संवत के समान माना जाता है। सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो नेपाल में दरअसल क्या होता है, नेपाल में नेपाल संवत नेवारी समुदाय द्वारा और अन्य चंद्र कैलेंडर जैसे लोसार का भी पालन होता है, लेकिन सरकारी राजपत्र और आधिकारिक तिथियों के लिए केवल विक्रम संवत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो ये आप 1 जुलाई अगस्त देखते हैं, ये सब कोई अनऑफिशियल चीजें होती, सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। आप इसको पढ़िए, इसका उत्तर बताइए मुझे आप लोग प्लीज। इसका उत्तर आपको ही बताना है भाई साहब, ठीक है ना। चलिए बताइए भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखो सी, इसमें सभी तीनों क्या हैं, सही है आपके। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है आपका। ठीक है, चलो अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। रामसर कन्वेंशन पर एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य तकनीकी विकास के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में बदलाव आए हैं या आ रहे हैं या आने की संभावना है। ठीक है। दूसरा, वर्तमान में भारत से केवल चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको उत्तर देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे मुझे। ठीक है, बाकी आज आपके लिए प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए UNFCCC के तहत नुकसान और क्षति कोष की स्थापना जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और विकासशील देशों के लिए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। आप चाहें तो इसको लिख करके हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप भेज सकते हैं 8604409201 पर। ठीक है, चलिए
बाकी कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन आंदोलनों जिसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। इनमें आपको तुलनात्मक विश्लेषण करना था। अब आपने लिखा कि नहीं लिखा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमने यहां पर आपको दे दिया है, आप इसको पढ़िएगा। उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का? 1920-22 के बीच में चला ये ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करना, स्वराज को प्राप्त करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच में अन्यायपूर्ण कानूनों का खुला उल्लंघन करना और पूर्ण स्वराज की मांग करना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला, अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना। स्पष्ट है कि समय के साथ उद्देश्य अधिक उग्र और स्पष्ट होते गए। ये जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए हमारा जो विजन था क्या हुआ, क्लियर होता चला गया और हम जो है अपनी आजादी के लिए मांगों को और ज्यादा तेज करते हुए चले गए। तीनों आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग अहिंसात्मक और प्रारंभिक जनजागरण था। सविनय अवज्ञा संगठित प्रतीकात्मक अवज्ञा जैसे नमक सत्याग्रह। भारत छोड़ो व्यापक जन विद्रोह जिसमें कई स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं भी घटित हुई थी। जन सार्वजनिकता असहयोग आंदोलन में मध्यम वर्ग, छात्र, वकील, किसान शामिल हुए। सविनय अवज्ञा में महिलाओं, मजदूरों, ग्रामीणों की अधिक भागीदारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे देश में स्वतः स्फूर्त जन उभार, छात्र, किसान, मजदूर, जहां तक कि भूमिगत क्रांतिकारी भी सक्रिय रहे। भागीदारी का दायरा हर आंदोलन में क्या हुआ, अपने आप में बढ़ता चला गया। ठीक है, ये प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो ये सारी घटनाएं पर लिखी गई हैं। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का त्याग किया गया। सविनय अवज्ञा में दांडी यात्रा किया गया, नमक कानून को तोड़ा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन को जारी किया गया। करो या मरो के इस नारे पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि क्या गांधी भारत छोड़ो आंदोलन तक अहिंसा का रास्ता छोड़ करके हिंसा की तरफ बढ़ गए थे? क्या गांधी के भीतर भी अहिंसा का मार्ग छूट गया था? ऐसे कई सारे प्रश्न जो है आते हैं करो या मरो। ठीक है, इस भाव के साथ परिणामतः असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जन जागरण हुआ पर चोरी चोरा घटना के कारण यह स्थगित हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी इरविन समझौता हुआ पर पूर्ण सफलता नहीं मिली और भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई और स्वतंत्रता का मार्ग क्या प्रशस्त हुआ और अल्टीमेटली 1947 में हम पूर्णतः क्या हुए, आजाद हुए। कई सारे कैबिनेट मिशन और न जाने क्या क्या जो आए थे चीजें वो उनको सबको खारिज करते हुए हमने जो है पूर्ण जो है स्वतंत्रता का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है, बाकी सब पॉइंट आप यहां पे लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये ब्रिटिश प्रतिक्रिया के अंदर इनको सबको दबाने का प्रयास किया गया। निष्कर्षतः तीनों आंदोलनों ने क्रमिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूत किया। असहयोग आंदोलन ने जन जागरण की नींव को रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने औपनिवेशिक कानून को चुनौती दी थी और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंतिम निर्णायक दबाव बनाया। बस इतना करके आपको छोड़ देना। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। बाकी यहां पर हमारा HEO का बैच चल रहा है भाई साहब। HEO का नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसका भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जो पेपर सेकंड है उसका भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और इसके साथ साथ में भैया आपको क्या कहते हैं बाइलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे और इसके साथ में 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा करंट अफेयर्स का मैगजीन मिलेगा और आपको उसका वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी HEO के बैच में। डिकोड एग्जाम से बेहतर बैच और बेहतर कंटेंट अगर कोई देगा तो आप मुझसे मिलिएगा आप, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको संपर्क करना पड़ेगा। HEO लिख करके आप इस पर भेज सकते हैं, इस पर डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बातचीत कर सकते हैं और या फिर आप इस पर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी हमारे अनेक कोर्सेज भी चल रहे हैं। जिस भी कोर्स को आपको लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है
कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।